हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 कर लिया था। 2-3 वीडियो में हुआ था क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था और समझने के लिए ज़रूरी है कि समझ के पढ़ा जाए, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम एकदम टू द पॉइंट वही लाइन आ जाए ऐसा भी नहीं होता है, और हो सकता है कि वही लाइन आ जाए। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ उसको समझना, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 हम स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो उतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी से है। तो न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर को हम देख रहे हैं। यही चैप्टर आपको जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें किसी और चैप्टर नंबर पे मिलेगा। तो हम लोग पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस चैप्टर में 2 तरह के सब्सटेंसेस पदार्थ जो हैं, पदार्थों का जो मिश्रण है उसमें से पदार्थों को पृथक करना है, यानी अलग अलग करना है। जैसे कि चाय में से चाय की पत्तियों को अलग करना, दूध में से मक्खन निकालना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब दूध में से जैसे मक्खन निकाल रहे हैं जिस मेथड से, जिस विधि से, क्या उसी तरीके से हम चाय में से पत्ती निकाल सकते हैं? नहीं। तो अलग अलग तरीके के मिक्सचर में पदार्थों को अलग अलग करने के लिए जो विधियां होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। जैसे रेत और बालू का अगर मिश्रण है तो क्या उसको हम हाथ से चुन के निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसी तरीके से पदार्थों को पृथक करने की जो बहुत सारी विधियां हैं वो इस चैप्टर में दी गई हैं, और उनमें से हम लोगों ने हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन विधि हम लोगों ने पढ़ ली थी, साथ साथ थ्रेसिंग भी पढ़ लिया था और निष्पावन भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो पृथक्करण की विधियों में हस्तचयन, थ्रेसिंग और निष्पावन, ये तीनों विधियां पढ़ ली थी। आगे जो इसके लिए आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर भी साथ साथ चल रहा है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग चालन पढ़ेंगे। तो चालन अगर आप समझें तो सेविंग जिसे कहते हैं, तो ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबके घर में आटा चाला जाता है, गेहूं चाला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स और भी होंगे तो उनको हम देखेंगे, ताकि आप बड़ी आसानी से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाए तो आराम से कर सकें। ये अगर आप एपीएससी की परीक्षा दे रहे हो तो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चालन क्या होता है? कभी कभी हम आटे से जो व्यंजन बनाने की इच्छा होती है तो हम उस पर उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। आटे में चोकर होता है, अगर चोकर वाली रोटी खाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ही है, लेकिन वो टेस्टी नहीं होता, इसलिए चोकर को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। चोकर वाली रोटियां बहुत लोग थोड़ा सा चोकर रहने देते हैं क्योंकि फाइबर होता है उसमें, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। खैर, इन सब चीज़ों की यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं कि जो हम लोग खाते हैं तो जनरली चोकर क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और आटे से हम लोग रोटी बनाते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं उसके लिए? चलनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। अब कैसे होता है? आटे के जो छोटे कण हैं वो चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं। आटा तो महीन बहुत होता है तो वो निकल जाएगा, लेकिन जो उससे बड़ी छेद से जो बड़ी अशुद्धियाँ होती है वो चालनी में ही रह जाती है। देखिए, जैसे चलनी है और उसके जो छेद है, तो कोई भी चलनी हो तो उस छेद से जो छोटी चीज़ें हैं वो तो इस छेद में से बाहर आ जाएंगी, लेकिन इस छेद से थोड़ी सी भी अगर बड़ी चीज़ें हैं तो वो चलनी के ऊपर ही क्या रह जाएंगी, वो छेद से बाहर नहीं हो जाएंगी। तो छोटी चीज़ें, साइज़ में छोटी चीज़ें बाहर नीचे आ जाएंगी, छन जाएंगी, और बड़ी चीज़ें ऊपर चलनी में रह जाएंगी, और इस तरीके से दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो यही मेथड यूज़ होता है, और ऐसे ही पदार्थों को पृथक करने के लिए चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल में जितनी चीज़ें हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल वो ले लेंगे, इसके लिए तो समझना ज़रूरी है कि किस तरह के पदार्थों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया जो घर में हमारे डेली यूज़ होता है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है।
साधारणतः गेहूं की एक बोरी को तिरछी चालनी पर डाला जाता है। अब छोटी छोटी वो मिल है पूरी, तो मिल में छोटी छोटी चलनी से तो काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पे एक तिरछी चलनी होती है जिस पे डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर तथा डंडियाँ तथा भूसा जो कि निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं। मतलब अब उसमें से पहले तो हम लोगों ने निष्पावन और थ्रेसिंग दोनों ही विधियां अपना ली, तो उसमें से उसके बाद भी जो अशुद्धियां बची हैं वो इस चालन विधि द्वारा दूर हो जाएंगी। तो थ्रेशिंग और निष्पावन विधि के बाद भी जो डंडी, भूसी या पत्थर रह जाते हैं उनको हम चालन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। तो आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। तो मतलब जब घर बनता है तो उसमें जो बालू में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको, ये देखिए, ये भी बड़ी सी चालनी है जिसमें छेद है और इसी में से सीविंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें से ये जो बालू को डाला जा रहा है तो बालू जो है वो नीचे आ जा रहा है, क्योंकि बालू के कण जो होते हैं वो महीन होते हैं और उसमें जो उस बालू के कण से जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े साइज़ की चीज़ें हैं, वो क्या है, चलनी में रह जाती हैं और इस तरीके से बालू से वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। तो ये है हमारा चालन मेथड। कक्षा में एक चालनी यानी छन्नी, थोड़ा सा आटा घर से लेकर आई, तो आटा चालने का जो हम लोगों ने देखा था वो समझ में आ गया। तो चालन विधि आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जिसे हम सीविंग कहते हैं। तो सीविंग मेथड आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, जिसे हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये आप लोग ये आपको मैं जब एग्जाम्पल समझाऊंगी ना तो आपको इतना ईजी लगेगा कि ये तो हमारे घरों में चीज़ें यूज़ होती है और हम अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इन विधियों का। तो चैप्टर ईजी है, लेकिन बिना पढ़े ये ईजी बिल्कुल नहीं है। तो पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ लिया तो सीटेट कुछ भी नहीं है। थोड़े तरीके से पढ़िए, सीटेट से आसान अभी जब आपको सुपर टेट और इस तरीके की टीजीटी देना है या परीक्षा देनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके आगे एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि ये कहाँ से पूछ दिया गया है, ये कहीं से नहीं पूछा गया है। ये सारी चीज़ें आपकी किताबों में दी होती हैं, ठीक है। तो बहुत लंबी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा ही टाइम देते हैं और थोड़ी सी वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा बड़ा बनाने की वीडियो मुझे लगता नहीं है। तो जितना भी आप देख सके उतना ही, अगर आप बोलेंगे तो हाफ चैप्टर पढ़ाऊँगी, नहीं तो एक चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में करूँगी। तो अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन क्या होता है, इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। कभी कभी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्लासेस को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप कम से कम एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, ठीक है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। तो जो अभी तक मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर उनके द्वारा वो चीज़ें पृथक नहीं की जा सकती, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल है, मिट्टी है, जैसे हल्के कण हो सकते हैं, ठीक है। अब मिट्टी और धूल को चालन के द्वारा भी नहीं जा रहे हैं, निष्पावन के द्वारा वो भी नहीं, वो उड़ के हवा के से दूर चले जा रहे। तो किस विधि का यूज किया जाए जिससे ये अशुद्धियाँ जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि चावल दाल में से को धोया जाता है। पकाने से पहले क्या करते हैं, हम लोग धोते हैं ताकि उसमें से जो भी मिट्टी उट्टी है या गंदगी है उस पर लगी हुई वो क्या हो जाए, धुल जाए। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं यानी पानी को डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि धूल के कण हैं, वो क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं यानी सेपरेट हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए समझिएगा कि जब हम उसमें पानी डालते हैं
तो क्या करते हैं, पानी को धुलने के बाद उस पानी को थोड़ा सा बर्तन को क्या करते हैं, टेढ़ा करके जल को क्या करते हैं, बाहर की तरफ गिरा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो मिश्रण है, मिश्रण में जब जल मिलाते हैं तो उसके जो भारी अवयव है, भारी अवयव मतलब आपके जो हैवी कंपोनेंट है मिक्सचर के, वो क्या करते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और इसी प्रक्रम को जल मिलाने पर, पानी मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अवसादन यानी सेडिमेंटेशन, तली में बैठ जाते हैं। तो जब, और जो हल्के चीज़ें होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं और घुलनशील भी होती है, तो घुल जाती हैं और उस पानी को हम लोग हल्का सा बर्तन को टेढ़ा करके उसको बाहर गिरा देते हैं। तो नीचे में तली में बैठी हुई चीज़ें अलग हो जाती हैं और पानी में घुल के जो जिसको घुली हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से अशुद्धियाँ बाहर और चावल अलग हो जाता है। तो इसको हम क्या, तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन। यानी when the heavier component in a mixture settle after water is added to the process is called sedimentation। तो भारी कणों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन यानी सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब अवसादित मिश्रण को, इसी में देखिए 2-3 प्रोसेस हो रहे हैं, इस चावल के धुलने या जो भी धुल रहे हैं उसमें 2-3 मेथड हो रहे हैं। अब जो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम चावल धुलते हैं तो चावल को हाथ से मल के धुल लिया, तो जितनी भी चीज़ें हैं जब पानी डालते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के साथ पानी में घुल जाती हैं और जो बड़े भारी कण हैं वो नीचे बैठ गए। तो थोड़ी देर तक बिना हिलाए अब उसको हम क्या कर लेंगे, अभी इसका एक एग्जांपल देंगे, आपको बड़े आसानी से समझ जाएगा। गांव में यूज़ किया जाता है, जो पानी होता है ना गंदा होता है तब इसका यूज़ किया जाता है, या बालू आलू होता है पानी में तो भी यूज़ किया जाता है। तो बिना हिलाए उस पानी को बाहर की तरफ उड़ेलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, निस्तारण यानी डिकेंटेशन। 2-3 एग्जाम्पल हैं इसके, जिसको समझते समझते आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण करते हैं। आइए ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाएं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मिट्टी और जल का मिश्रण, मिट्टी है और जल है। अगुलित पदार्थ, मिट्टी, मिट्टी क्या होगी, अगर मिट्टी को थोड़ी देर के लिए, मिट्टी वाला जो पानी है उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप एकदम बिना हिलाए छोड़ दें तो क्या होता है, मिट्टी नीचे जम जाती है, तो इसको हम अवसादन कहेंगे। और ऊपर वाला जो पानी है वो हम दूसरे बर्तन में अगर उड़ेल लें, निकाल लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, निस्तारण कहेंगे। ठीक है, यानी डिकेंटेशन। तो अभी इसका विधि जो ये गांव में होता है, गांव में पानी अगर मान लीजिए हैंडपम्प से निकाला जा रहा है, उसमें मिट्टी सहित आ जा रहा है, तो क्या करते हैं लोग, बाल्टी में लेके ना थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। और रखने के बाद क्या होता है, जो उसमें मिट्टी उट्टी होती है वो नीचे तली में, बाल्टी की तली में जम जाती है। और उसके बाद ऊपर वाला जो पानी होता है उसको मतलब बहुत एकदम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, बिना हिलाए उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से साफ पानी वो यूज़ कर लेते हैं। देखिए यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को पढ़ लेते हैं पूरा, क्योंकि ज़रूरी है, कोई एग्जाम्पल पूछ लिया तो यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो चीज़ें तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने जो भी सीटेट के फ्रेंड हैं या जो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये एनसीईआरटी की क्लास आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। मतलब जैसे कि तेल है, तेल तो जल में घुलेगा नहीं, तो तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि तेल तथा जल को उसके मिश्रण से कैसे पृथक किया जाएगा, तो ये आप लोग अगर समझे हैं तो आंसर दे सकते हैं। यदि द्रव के ऐसे कुछ मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वो 2 पृथक परतों में बढ़ जाते हैं, यानी तेल की परत अलग बैठ जाएगी और
पानी की अलग। तो इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लेते हैं। तो ऊपर के अवयव जो बना रहा है उसको हम दूसरे बर्तन में कर लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन यानी निस्तारण। और इस विधि का यूज़ हम उस चीज़ के लिए को अलग करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे एक का देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए इस निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, द्वारा कुछ सहायता मिलती है। तो मतलब कहा गया है, मतलब आप जब चाय छानते हैं तो दोनों विधियों का यूज़ करिए। एक तो आपका ये निस्तारण वाला हो गया, और दूसरा यानी डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, दोनों विधि का यूज करेंगे तो देखिए कि कौन सी विधि में आपको ज़्यादा जो अच्छे से छन जाता है, मतलब दोनों इम्प्योरिटीज़ किस मेथड में अच्छे से छनते हैं। तो हम निस्तारण विधि का जब चाय में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ पत्तियाँ हमको लास्ट में मिलती हैं, पूरी की पूरी अच्छे से छनती अलग नहीं होती है, चाय में अभी भी कुछ पत्तियाँ रह जाती हैं। लेकिन जब चाय की छानने के लिए हम छन्नी का यूज़ करते हैं तो सारी पत्तियां क्या है, छन्नी में ही रह जाती हैं, और इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। तो अगर आप देखें तो कौन सी विधि इसके चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा था, तो हम कहेंगे कि निस्यंदन यानी फिल्टर करना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें सारी अशुद्धियाँ जो हैं अलग हो गई, ठीक है, जबकि निस्तारण में कुछ अशुद्धियाँ रह गई थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड ही होती हैं, बट उनको साइंटिफिक रीज़न हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आइए हम अपने उपयोगों में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करें। क्या सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है, यानी गंदा पानी प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो जाता है, विशेषकर बरसात के बाद। जब बरसात होती है तो कीचड़ उचड़ आ जाते हैं पानी में। अब हम ये देखिए कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियाँ दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल आपको ऐसे रफली बता दिया है, लेकिन हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, यह न मिल सके तथा तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एक गिलास में जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जल का सावधानीपूर्वक जब प्रेक्षण करेंगे तो आपको प्रेक्षण में क्या दिखाई देता है? क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? मतलब थोड़ी देर तक जब छोड़ देंगे ना तो जो मिट्टी है वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। ऐसा क्या हुआ, इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ी तिरछा कीजिए, गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। तो जो मैंने कहा था कि गांव में जब गंदा पानी आता है नलों में या बोरिंग का, तो जो उस बाल्टी में लोग लेके क्या करते हैं, रख देते हैं। इससे मिट्टी जो होती है वो तली में बैठ जाती है, ऊपर का पानी साफ रहता है। तो तली वाली मिट्टी को अलग करने के लिए, ऊपर के जल को अलग करने के लिए लोग ऊपर जल को बिना हिलाएंगे तो फिर से वो मिक्स हो जाएगा। तो बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेलने को प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तारण। और इसमें भी हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं, यानी अवसादन और निस्यंदन, ठीक है। दूसरे गिलास का जल भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? नहीं। कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का यानी फिल्ट्रेशन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तानों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। जो छन्नी का यूज़ करते हैं तो जो मिट्टी के कण हैं, पानी के कण हैं, वो तो बहुत महीन होते हैं। तो कपड़े से चालने पे भी देखते होंगे कि बाल्टी के ऊपर लोग कपड़ा लगा देते हैं, या पाइप के जिस नल से पानी आता है उसमें भी लोग कपड़ा बांध देते हैं, क्योंकि बहुत महीन छेद होता है उसमें। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा क्या करते हैं, फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित करते हैं। फिल्टर पेपर का जो
साइज़ होता है ना उसके छेद का, वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दिए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। देखिए ये कीप है और इसमें शंकु के मतलब फोल्ड करके उस तरीके से लगा दिया गया है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर डालते हैं। मिश्रण के ठोस कण जो होते हैं छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। तो जो उसके फिल्टर पत्र के जो छेद से कम साइज़ की चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी और जो उससे बड़ी साइज़ की चीज़ें हैं वो ऊपर ही रह जाएंगी। इस तरीके से वो फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू अलग हो जाएंगी। ठीक है। साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण के कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने अभी कुछ मेथड पढ़ लिया और इसके बाद हम लोग जो आगे की चीज़ें हैं उसको उसमें पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप लोग पूरा देखें। इसके लिए अच्छा है कि हम छोटी छोटी वीडियोज़ ही बनाएं। तो यहाँ पे हम लोगों ने निस्यंदन पढ़ा, ठीक है, और अवसादन और निस्तारण पढ़ लिया। किस चीज़ का कब कहाँ यूज़ करना है ये हमें खुद से, जब हम सारी विधियों को जानते होंगे तभी हम कर पाएंगे। तो अवसादन पढ़ लिया, निस्तारण पढ़ लिया, निस्यंदन पढ़ लिया और चालन पढ़ लिया। देखिए निस्यंदन और वहाँ पे जो चालन था वो सारे मेथड अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे।